नमस्कार। पहले कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब फिर अजमेर 92 को लेकर एक कम्युनल कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। अजमेर 92 रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है जिसमें इंडिया का बिगेस्ट रेप और सेक्स स्कैंडल को एक्सपोज किया गया है। 1992 में राजस्थान के अजमेर में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल रेप केस हुआ था, जिसमें 250 से भी ज़्यादा लड़की इस घिनौनी खेल का शिकार बन गई और इसमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां ही थी। लेकिन सबसे बड़ा शर्म की बात यह है कि 30 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनको पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। कहा जा रहा है ये मूवी अजमेर 92 मुस्लिम कम्युनिटी और अजमेर की दरगाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड इसी अजमेर की दरगाह से ही ताल्लुकात रखते थे। आज के इस वीडियो में जानेंगे अजमेर 92 की पूरी कहानी और ये भी जानेंगे कि इतना बड़ा स्कैंडल का मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी कैसे वो लोग आज भी फ्रीली घूम रहे हैं। यह है सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 1990s के अराउंड अजमेर में यह सिर्फ एक ही स्कूल था जहां पे अच्छा एजुकेशन मिलता था और इस स्कूल में एक हॉस्टल भी था। इसीलिए यहाँ सिर्फ अजमेर के लोकल नहीं बल्कि बाहर से भी लोग पढ़ने आते थे। क्योंकि उस समय पे एंटरटेनमेंट का ज़्यादा सोर्सेस नहीं था, इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट पास ही के 2 रेस्टोरेंट इलाइट और हनी ड्यू में अक्सर हैंग आउट करते थे। लेकिन उस टाइम पे भी वहाँ पे एक ऐसा फैमिली था जो इन सब लिमिटेशन से परे था। रॉयल एनफील्ड बाइक, एम्बेसडर कार, घर में डिश टीवी कनेक्शन से लेकर वो सब कुछ था जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। और ये थे अजमेर की चिश्ती फैमिली, जो कि खादिम्स थे अजमेर शरीफ दरगाह के। खादिम एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है केयरटेकर या सर्वेंट, यानी कि चिश्ती फैमिली अजमेर दरगाह की देख रेख करता था। इस फैमिली के जवान लड़के अजमेर के लोकल सेलिब्रिटीज थे। अक्सर ये लोग ओपन जीप कार में घूमते, जिम जाते और संजय दत्त की तरह फिल्मी स्टाइल मारते। जाहिर सी बात थी कि इस तरह से वो लोग स्कूल की लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। और इसी तरह से एक दिन सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का उस जवान अमीर लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है और इसी लड़के का नाम था फारूक चिश्ती, जो कि इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड भी था। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। हालांकि उन दोनों के बीच में एक बड़ा एज गैप भी था, लेकिन उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आई जब फारूक ने एक दिन उस लड़की को अपने फार्म हाउस में इन्वाइट किया। शुरुआत में वो लड़की मना कर देती है, लेकिन फारूक के जिद करने के बाद वो लड़की भी राजी हो जाती है। फार्म हाउस में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फारूक ने जो किया उसकी कल्पना लड़की ने कभी नहीं की होगी। वो जबरदस्ती लड़की का न्यूड फोटो क्लिक करता है और लड़की को धमकी देता है कि अगर वो अपने दोस्तों को लेकर फार्म हाउस में नहीं आती है तो उन फोटोज को एडल्ट मैगजीन में पब्लिश कर देगा। अगले दिन वो लड़की अपनी एक दोस्त को लेकर वापस फार्म हाउस में जाती है, इस उम्मीद में कि फारूक उसको अपनी फोटोज वापस लौटा देगा। लेकिन वो लड़की गलत थी। इस बार फारूक अपने दोस्त नाफिस को भी बुलाता है और वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों का रेप कर देते हैं। फिर जब ये लड़की फारूक से अपना फोटोज मांगती है, फारूक साफ मना कर देता है, बल्कि वो दूसरे लड़की का भी न्यूड फोटो क्लिक करके उसको भी धमकाने लग जाते हैं। और इसी तरह से ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बढ़ता गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ना जाने कितने सारे लड़कियां इन दोनों के जाल में फंस जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का दोस्त नहीं होता था तो उन लड़की को अपना बहन या भाभी को भी लाने के लिए कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, स्मार्टफोन्स, कैमरास नहीं थे, इसीलिए फोटोज क्लिक करने के लिए रील वाला कैमरा का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो रील होता था उनको प्रोसेस या डेवलप करने के बाद ही फोटोज बनता था और ये प्रोसेस में लगभग 1 से 2 दिन लग जाते थे। अजमेर का एक फोटो स्टूडियो इनसे मिला हुआ था जहाँ पे ये सब रील्स को प्रोसेस किया जाता था। जब बहुत सारे लड़कियां इस ट्रैप में फंस गई तो उस स्टूडियो वाले के पास बहुत सारे फोटोज आने लगे और जिनमें से कुछ लड़कियों का फोटोज उसके या फिर उसके दोस्तों के पहचान में आ गए। तो उन्होंने भी उन पहचान वाली लड़कियों का फोटोज का कॉपी अपने पास रख ली और अपना ही खुद का स्कैंडल चलाने लग गए। और वो लोग भी इन लड़कियों का फिजिकली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने लग गए। क्योंकि अजमेर एक छोटा सा टाउन था, इसीलिए ये फोटोज बहुत जल्द ही चारों तरफ फैल गए और जिनको भी ये फोटोज मिलता वो अपने तरफ से फायदा उठाने लग जाता। और इसी तरह से बहुत सारे न्यूज़ पब्लिशर, मैगजीन पब्लिशर इसका फ़ायदा उठाने लगे। यहाँ तक कि उस टाइम के बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आदमी भी इसका फ़ायदा उठाने लगे।
जो स्कैंडल शुरू हुआ था एक लड़की को लेकर, वो अब इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका था, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन और पब्लिशर शामिल थे, विक्टिमाइजिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट गर्ल। बहुत सारा आर्टिकल में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें 250 लड़कियों का रेप हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये डाटा एक्यूरेट नहीं है। किसी को भी नहीं पता था इन सब में कितना लड़कियां शामिल थी, और ज्यादातर लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ है वो कभी सामने आए ही नहीं, या तो समाज की डर से या फिर उन गुंडों की धमकियों से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उन लड़कियों ने कभी भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कभी भी पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, एक लड़की ने पुलिस कांस्टेबल के थ्रू एक ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन अगले ही दिन उसको धमकी दिया जाता है कि आगे से अगर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अजमेर के सभी लोगों ने अपना जमीर खो दिया था। कुछ ऐसे हीरोज भी थे जिनको सच में इन लड़कियों की कदर थी, और इस कहानी के हीरो थे दीनबंधु चौधरी, जो कि वहाँ के नवज्योति नाम के एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। जब उनको इस स्कैंडल के बारे में पता चला तो उन्होंने इस स्कैंडल पे पूरा आर्टिकल भी लिखा, लेकिन इस आर्टिकल से कुछ भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उन्होंने फिर से एक बार इसके ऊपर न्यूज़पेपर में लिखा, लेकिन उन्होंने इस बार कुछ ऐसा किया जिसके बाद ये एक सनसनीखेज खबर बन गई और आग की तरह तेजी से फैलने लगी। उन्होंने इस बार अपने आर्टिकल में उन लड़कियों का फोटो छाप दिया, उनके फेसेस को ब्लर करके। इसके बाद पुलिस ने 18 एक्यूज्ड को अरेस्ट भी किया, और स्कैंडल का खुलासा होने के बाद ये पता चला कि अजमेर की पुलिस को इसके बारे में 1 साल पहले से ही पता था। फिर भी पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, या फिर यूं कहूँ कि कुछ एक्शन ले नहीं पा रही थी, क्योंकि ज्यादातर एक्यूज अमीर खानदान से थे और पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी थे। फारूक चिश्ती, जो कि इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड था, वो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नाफिस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, और अनवर चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। इसके अलावा उनका जो मेन पावर था वो था अजमेर शरीफ दरगाह। क्योंकि ये लोग उस दरगाह के केयरटेकर थे, इसलिए वहाँ के लोग इनको मानते थे, और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ ये लोगों का उठना बैठना भी था। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी उनके ऊपर एक केस फाइल करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। राजस्थान के रिटायर्ड डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, जो कि उस टाइम पे अजमेर के डीआईजी थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लड़कियां उनके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए भी डर रही थी। कुल मिलाकर पुलिस ने सिर्फ 30 लड़कियों का शिनाख्त किया था जिनके साथ रेप हुआ था, और इस 30 में से सिर्फ 12 ने ही एफआईआर फाइल किया था। लेकिन उनमें से 10 लड़कियों ने अपना एफआईआर वापस ले लिया, क्योंकि उनको और उनके परिवार को डेथ थ्रेट मिल रहे थे। इतना ही नहीं, 6 लड़कियों ने तो इनका ब्लैकमेलिंग से डर के सुसाइड भी कर लिया। लेकिन इस स्टोरी का सबसे सैड पार्ट ये है कि इस घटना को 30 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उन लड़कियों को पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। अभी भी वो क्रिमिनल बेल लेके बाहर घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद भी। सितंबर 1992 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 एक्यूज में से 10 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई फॉर एब्डक्शन एंड गैंग रेप अंडर इंडियन पेनल कोड। लेकिन 2001 में ही हाई कोर्ट उनमें से 4 को बरी कर देता है। फिर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को घटाकर अगले 10 साल तक कर दिया, जिसकी वजह से फारूक चिश्ती और बाकी के एक्यूज्ड को 2013 में ही रिहा कर दिया जाता है। नाफिस चिश्ती, जो कि मेन एक्यूज था, फरार था। 2003 में दिल्ली पुलिस उसको पकड़ लेती है जब वो बुर्का पहन के भाग रहा था। दूसरा सस्पेक्ट इकबाल भट्ट को 2005 में अरेस्ट कर लिया जाता है, और सुहेल घनी चिश्ती 2018 में सरेंडर कर देता है। और एक सस्पेक्ट अलमास महाराज कभी पकड़ा ही नहीं गया। ये मानना है कि वो यूएस में रहता है। अभी ज्यादातर एक्यूज या तो वो रिहा हो गए हैं या फिर वो बेल में बाहर है, लेकिन वो लड़कियों को अभी भी कोर्ट में आना पड़ता है अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। कैसा लगता होगा आप खुद ही सोचिए। जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, वो अभी भी बाहर रह के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित है उसे बार बार कोर्ट में आना पड़ता है अपना बयान देने के लिए, और वो चीज़ याद करना पड़ता है जो हमेशा से भूलना चाहती थी।